Jai Hind Defense Aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to cover an important topic that was in news, and it is regarding reforming in United Nations Security Council and Bretton Woods. It is very important for your upcoming SSB and AFSP. So let's get started with our topic. See why it is in news. आपको पता है रिसेंटली क्या हुआ है, G7 की मीटिंग हुई थी. सो रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि हिरोशिमा जापान में हुई, वहां पे यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने बोला कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन में करंट ऑर्डर जो है वो आउटडेटेड है, ओके, और डिसफंक्शनल है और अनफेयर है. सो इसमें क्या हुआ कि जैसे कि हमें देखा कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक शॉक मिला है, और यू नो व्हाट, अभी भी हम देख पा रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये इंस्टीट्यूशन जो है इट हैज फेल्ड टू फुलफिल देयर कोर फंक्शन एज अ ग्लोबल सेफ्टी नेट्स. अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो उनका पर्पस होता है क्या? पीस एस्टैब्लिश करना पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, बट वो अब कर नहीं पा रहे हैं. हम जान लेते हैं व्हाट इज ब्रिटेन वुड्स सिस्टम. ठीक है, देखो अगर हम ब्रिटेन वुड्स सिस्टम की बात करें, एक मॉनेटरी फ्रेमवर्क है जिसको क्रिएट किया गया था कब? 1944 में. और किन के द्वारा किया गया था? बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 44 नेशन, ओके, एट ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस इन न्यू हेमिस्फायर यूएसए. इसका एम क्या था? इसका एम ये था कि ये इस्टेब्लिश करेगा स्टेबिलिटी कॉपरेशन को इन इंटरनेशनल मॉनेटरी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू. अगर हम ब्रिटेन वुड्स की एग्रीमेंट की बात करें तो उन्होंने दो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया था. एक है आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसको आईएमएफ कहते हैं, दूसरा है आपका वर्ल्ड बैंक. While Bretton Woods system was dissolved in 1970, both IMF and World Bank उनको स्ट्रॉन्ग पिलर जो है माना गया फॉर द एक्सचेंज ऑफ इंटरनेशनल करेंसीज. नीड फॉर रिफॉर्मिंग ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन. क्यों जरूरत है ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन को रीफ्रेम करने की? देखो इन इंस्टीट्यूशन ने पास्ट लाइक फ्रॉम ओवर देयर 50 इयर्स काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रगल है, जैसे ये जो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, राइजिंग इनइक्वालिटी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी और प्रोटेक्शनिज्म की, वो बार बार री एमर्ज होके आती है. सो इन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए रिफॉर्म्स की जरूरत है. ये जो थ्रेट है आपका क्लाइमेट चेंज का, इकोलॉजिकल स्ट्रेस का, बढ़ता हुआ डिजास्टर और मोर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के साथ जो साइबर सिक्योरिटी, पैंडेमिक जैसे थ्रेट्स जो देखने को मिल रहे हैं, जिसको एक नया इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की जरूरत है. देखो कई बार ये देखा है कि फंड एलोकेशन में बाइसेस देखने को मिलता है, अनरेगुलेटेड स्पेशल ड्राइंग राइट्स है. आईएमएफ एलोकेट करता है 650 बिलियन किसमें? स्पेशल ड्राइंग राइट्स में, मतलब उन्होंने किए थे पैंडेमिक के टाइम पे. अब G7 कंट्रीज की बात करें जिसकी पॉपुलेशन है 772 मिलियन पीपल, और उनको 280 बिलियन डॉलर का भी पैसा मिला था. और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें जिसमें 1.3 बिलियन पीपल है जिनको 34 बिलियन डॉलर पैसा मिला था. नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. If we talk about United Nations Security Council, it was established by UN Charter in 1945, और ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है यूनाइटेड नेशन के. यूएनएससी के 15 मेंबर्स होते हैं जिसमें से 5 आपके परमानेंट है, P5, 10 नॉन परमानेंट है जिनको इलेक्ट किया जाता है 2 इयर्स के लिए. P5 कंट्रीज की अगर हम बात करें, दैट इज यूएस, रशिया, फ्रांस, चाइना, यूके. इंडिया जो है वो एक नॉन परमानेंट मेंबर है काउंसिल का. 1950 से 1951 में था, 1967 से 1968 में था, 1972 से आपका 1973 तक था, 1977 से 1978, 1984 से 1985, 1991 से 1992, 2011 से 2012, 8 टाइम के लिए. और फिर यूएनएससी में एंटर किया उन्होंने 2021 में, and was on the council for the term of 2011 21 to 22. इश्यूज क्या है यूएनएससी के साथ? क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर डेवलपिंग कंट्रीज. डेवलपिंग कंट्रीज जैसे इंडिया,
डेवलपिंग कंट्रीज फेस कर रही है प्रॉब्लम तीन डायमेंशन में, मॉरल, पावर रिलेटेड और प्रैक्टिकल रिलेटेड। एक सिस्टम जिसमें अनजायज अनजस्ट बायस देखने को मिलती है ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क में, जो रिच कंट्रीज को फेवर करता है, ग्रेट फ्रस्ट्रेशन डेवलप करता है डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए। लिमिट्स द रिप्रेजेंटेशन, ये जो एब्सेंस है अफ्रीका और इंडिया जैसे कंट्री की, जर्मनी, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका की परमानेंट मेंबरशिप से, उसमें क्या देखा जाता है, एक इसको एक ड्रॉबैक की तरह देखा जाता है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड को तो ये रिप्रेजेंट कर ही नहीं पा रही है। ये लिमिट करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट नेशन एंड देयर पर्सपेक्टिव ऑन ग्लोबल इश्यूज, जिसकी वजह से हिंड्रेंस देखने को मिलती है, डिसीजन मेकिंग डिफिकल्ट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है मिसयूज ऑफ वीटो पावर। P5 जो है वो एनफोर्स्ड वीटो पावर उनकी देखने को मिलती है यूएनएससी में, जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलती है फॉर बीइंग अनडेमोक्रेटिक, और काउंसिल की एबिलिटी को भी लिमिट कर रहे हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए। काफी सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट देखे जाते हैं कि जो एलिट है वो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर जो है वो सूटेबल नहीं है करंट ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप के लिए। क्या किया जाना चाहिए इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए? देखो, ये ब्रिटेन वुड्स की ऑर्गेनाइजेशन को रीशेप और रिविटलाइज करना चाहिए तीन ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के फॉर्म में, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आईएमएफ जो है वो फोकस करेगा मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में, बट ज्यादा सर्वेलेंस, मतलब स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस ऑफ एडवांस इकोनॉमी देखने को मिलेगी। ये जो रीस्ट्रक्चर है वर्ल्ड बैंक का, वो क्या करेगा, प्रायोरिटाइज करेगा सस्टेनेबिलिटी को, शेयर्ड प्रोस्पेरिटी को, लेवरेज करेगा प्राइवेट कैपिटल को इफेक्टिवली। ये जो है वो दूसरे उनके साथ मिलकर ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करेगा और एक होलसेलर ऑफ फाइनेंस की तरह एक्ट करेगा। एक स्ट्रॉन्ग डब्ल्यूटीओ जो है वो फेयर ट्रेड, फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और स्विफ्टली इमरजेंसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत जरूरी है। ये जो सिस्टम है इसको ज्यादा ऑटोमेटिक और रूल बेस्ड फाइनेंसिंग मैकेनिज्म की जरूरत है, सो दैट डिलेज और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस को अवॉइड किया जा सके। रेगुलर कैलिब्रेटेड एसडीआर इश्यूज की जरूरत है, ग्लोबल पॉल्यूशन टैक्सेस को पे करने की और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन टैक्सेस को। एक वेल स्ट्रक्चर G20 जो है वो प्रोवाइड कर सकता है ओवरआर्किंग गाइडेंस टू द ब्रिटेन वुड्स सिस्टम और उसके इंटरेक्शन जो है दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूएनएससी। देखो, एक बहुत ज्यादा जरूरी है इक्वल रिप्रेजेंटेशन को शो करना फॉर ऑल द रिलेशन इंक्लूडिंग अफ्रीका अलॉन्ग विद द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर अथॉरिटी। देखो, सारे नेशंस को अलाउ करना चाहिए फ्रॉम ऑल द रीजन जो कि अपने कंसर्न रिलेटेड को वॉइस को रेज करे पीस और डेमोक्रेसी पाने के लिए, और डिसीजन मेकिंग ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव और डेमोक्रेटिक हो। फोकस शिफ्ट होना चाहिए ग्लोबल इश्यूज को एड्रेस करने में रेदर देन प्रिजर्विंग द प्रिविलेज ऑफ P5 नेशन। अर्जेंट करेक्शन की जरूरत है सो दैट बैलेंस हो पावर का P5 और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशन प्रोसेस की बात की जानी चाहिए, जिसमें यूएनएससी के रिफॉर्म्स को डिस्कस करना चाहिए, जिसको रिवाइज किया जाना चाहिए, री एनर्जाइज करना चाहिए, और जो अवॉइड करे प्रोसीजर टेक्टिक्स को और प्रोग्रेस को जो हिंडर ना कर सके। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on that. Thank you everyone.